जय श्री राम। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वो लाइक का बटन दबा के हमको यूट्यूब पर कृपया जिंदा रखें। वैसे अभी 550 एपिसोड हो गए हैं और अभी तक तो मैं जिंदा हूँ केवल आप लोगों की वजह से। आभार नहीं मानूंगा, लेकिन हाँ, कृतज्ञता तो व्यक्त कर ही सकता हूँ। मित्रों, चलते हैं 1767 माधवराव के अपूर्ण संकल्प पर। अब 3 बार हैदर को नामोहरम करने का माधवराव का प्रयत्न असफल हुआ। हैदर हर बार बच के भाग गया था। हाँ, दूसरे एंगल से उसमें हैदर की प्रखर बुद्धिमत्ता और परिस्थिति का योग्य आकलन करने की उसकी जो शक्ति थी, वो एक वजह जरूर उसके भागने में कामयाब रही, ये मानना पड़ेगा। हैदर और अंग्रेज, इनके जो संबंध थे और उसके धर्मांध जानवर के बेटे के जो संबंध थे, अब हैदर और उसका ये धर्मांध जानवर बेटा, ये दोनों जब तक कब्र में नहीं गए तब तक इन दोनों के जो संबंध है वो कभी भी स्नेह वगैरह बहुत दूर की बात है, व्यावहारिक भी नहीं रहे, तनावपूर्ण रहे। आगे आने वाले एपिसोड में वो ब्रिटिश हमारे नौकर अनिल चटर्जी की एक पुस्तक है माधवराव पे, मैंने आपको 2 एपिसोड पहले बताया था। उसका सहारा मैं 2-3 एपिसोड के बाद जरूर लूंगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा था, अनिल चटर्जी को वो ब्रिटिश अफसरों के कंपनी के जो अंतर्गत पत्र उन्होंने लिखे हैं ना, तात्कालीन पत्र, तो उस पत्र से हमें तात्कालीन परिस्थिति को समझने में आसानी होगी और तर्कसंगत सत्य समझने में मदद होगी। इसलिए मैं उनके पुस्तकों का भी सहारा लेने वाला हूँ। 1769 पे आते हैं, 1769। अब माधवराव फिर से उत्तर और दक्षिण दोनों की तरफ, दोनों जगह पे काम करने में जुट गया। 1769 से हैदर पर उसने चलाया ये चौथा अभियान है। इस अभियान में एक विशेष बात ऐसी है कि ये चौथे अभियान में नागपुर के अपने सबाजी भोसले और वडोदरा के गोविंदराव गायकवाड़, अब ये 2 नौजवान अपनी फौज के साथ आरंभ से माधवराव के साथ जुड़े थे। आपने गायकवाड़ और नागपुरकर भोसलों का इतिहास तो आप जान चुके हैं कि लगातार 50-60 साल से इनका और पेशवों का स्नेहपूर्ण संबंध कभी नहीं रहा, एकनिष्ठता वगैरह वगैरह कुछ नहीं रहा। तो इसीलिए ये बात विशेष है कि उनके 2 नौजवान सबाजी भोसले और गोविंदराव गायकवाड़, ये दोनों माधवराव के साथ आरंभ से जुड़ गए। अब इस अभियान में माधवराव ने अपनी पत्नी रमाबाई को साथ क्यों लिया, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मैंने रमाबाई का आत्मचरित्र भी पढ़ा है, अर्थात वो आत्मचरित्र हम कह सकते हैं क्योंकि वो बहुत बाद में लिखा गया, लेकिन कहीं रेफरेंस नहीं मिलता कि भाई पानीपत विभीषिका में जो हुआ वो सब इनके सामने था और वहाँ जो गलती की वो गलती फिर से रमाबाई को साथ लेके माधवराव ने की। लेकिन रमाबाई साथ गई क्योंकि एक बालक बंधु माधवराव का, नारायण, वो भी इस अभियान में उसके साथ था। मीर रेजा तो आपको याद होगा, बहनोई, बस वही। वो तो मैंने कहा था कि किला पेशवाओं को सौंप के वो पेशवाओं की नौकरी करने लगा था। अब थोड़े महीने गुजर गए, 1-1.5 साल गुजर गया, उसमें उसने अपना गंदा खून फिर से एक बार दिखा ही दिया।
मीर रेजा हैदर के पक्ष में चला गया। हैदर के पक्ष में चला गया सो गया, आगे मराठों की आसपास की जो चौकियां थी ना उत्तर कर्नाटका में, वो भी हथियाने लगा। अब बाड़ापुर के एक महिमाजी शिंदे थे। बाड़ापुर तो बहुत छोटा सा सूबा था। वहां के महिमाजी शिंदे ने मीर रजा पर डायरेक्ट धावा बोल दिया, बिना आगा पीछा को कुछ सोचा नहीं, बिना सोचे धावा बोल दिया। उस दावे को रजा ने लौटाया और महिमाजी शिंदे को कोल्हापुर तक भगा दिया। अब इससे फिर हमारे रेजा का आत्मविश्वास बढ़ा। आत्मविश्वास बढ़ने से फिर वो मराठों का एक मातब्बर सरदार था मुरार राव घोरपड़े। अब मुरार राव घोरपड़े के गुंडी तक जाके मुरार राव को सताने लगा। आगे तो रेजा ने चित्रदुर्ग और हरपनहल्ली में भी पैसे की उगाही की, बताओ। लेकिन ये ऐसे ही नहीं किया था, ये सोची समझी हैदर की योजना थी। तो इस योजना के तहत मीर रेजा तो वहां पे पैसों की उगाही कर रहा था और यहाँ हैदर ने सावनूर पे धावा बोल दिया। आपको पहले पता होगा, बताया है मैंने, याद होगा कि हैदर ने अपने 2 वकील भी 2 साल पहले पुणे भेजे थे। तो वो शर्तें विरतें माधवराव ने रखी थी, हैदर ने फिर नामंजूर की थी, तो वो ऐसा ही खटाई में पड़ा हुआ था करार। आखिरकार 7 नवंबर 1769 को माधवराव पुणे से मावड़ों के साथ निकला और ये खबर फिर हैदर तक पहुंची तो हैदर नीचे बंगलुरु भाग गया था। हैदर ने फिर बंगलुरु और श्रीरंगपट्टनम, ये अपनी 2 चौकियां जो थी उसकी, वो मजबूत करने शुरू कर दिया। फ्रेंचों का उसने सहारा लिया, क्योंकि हैदर तो जानता था कि उत्तर कर्नाटका में मराठों से लड़ने की उसकी औकात नहीं है। तो उस क्षेत्र में दूसरी ओर गद्दारी करने वाला, पीठ में छुरा घोंपने वाला कोई मोमिन रियासतदार भी नहीं बचा था। तो क्या करे, उत्तर कर्नाटका में भाई मराठों से नहीं लड़ सकता था हैदर। हरिपंत फड़के जी का एक पत्र है तत्कालीन, 13 फरवरी का पत्र है। उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि इस अभियान का हमारा उद्देश्य हैदर नाइक का पारिपत्य करना है, सीधा। और भी 2-4 चीजें लिखी हैं, लेकिन वो हमारे लिए आज निरर्थक है। फिर आगे चित्रदुर्ग नागमंगल का माधवराव ने सफाया कर दिया। वहां का जो चित्रदुर्ग और नागमंगल, ये दोनों का 5 लाख का क्षेत्र उसने फिर छुड़वाया और हिंदवी स्वराज्य को जोड़ दिया। हैदर का पारिपत्य निश्चित देख के मद्रास के गवर्नर ने कलकत्ता को एक पत्र भेजा है, बड़ा सुंदर पत्र भेजा है और परिस्थिति का आकलन भी किया है। सीधा है, उसने तो सीधे तरह से लिखा कि मराठों का आखिरी मकसद हैदर का पूरा निपात करना है। वो मैसूर को बिल्कुल हड़पना नहीं चाहते थे, जो सच है। हैदर बंडखोर लिखा है तो बगावतखोर हम कहेंगे। हैदर लुटेरा था, तो उसके बगावत को तोड़ना और मैसूर के महाराजा को पुनः स्थापित करना, ये मराठों का मकसद था। जैसे मैंने पहले कहा था कि 1765 के बाद की जो राजकीय परिस्थिति थी भारत में, वो बिल्कुल आज के मच्छी बाजार की तरह हो गई थी, बिल्कुल। अपने स्वार्थ के चलते हर कोई हर किसी से संधि कर रहा था, तोड़ रहा था, कपट कर रहा था। कूटनीति लगातार चालू थी। और प्लेयर अब कितने थे? मराठा, अंग्रेज निजाम, मीर कासिम, बंगाल वाला, कर्नाटक वाला हैदर
और ये आक्रांता और भी थोड़े छोटे मोटे चिरकुट थे, लेकिन वो भी इसमें कूदे थे। डच, फ्रेंच और ये गोमांतक वाले पोर्तुगीज। अब चिमाजी अप्पा ने पोर्तुगीजों को वसई में ऐसा जबरदस्त झटका दिया था कि पोर्तुगीजों ने जिंदगी भर उर्वरित भारत की तरफ आंख उठाने का भी साहस नहीं किया है। हिंदुओं के सद्गुण विकृति के चलते हमारे हिंदुओं ने, यानी इस बारी मराठों ने, पोर्तुगीजों का मित्रों समूल नाश नहीं किया है। समूल नाश करना चाहिए था, वरना ये संभव ही नहीं है कि 200 साल पहले जेवियर के अत्याचार से मराठे बिल्कुल अनजान होंगे। लगता है आपको? मुझे नहीं लगता। सब पता हो उनको, मराठों को सब पता चला था। बालाजी विश्वनाथ तो हम जानती हैं, हमारे कोकण का ही था। और बस 100 साल पहले श्री शिवराय ने गोवा के पोर्तुगीज पादरियों का जिस तरह से शिरच्छेद किया था ना, वो भला मराठी कैसे भूल गए, मेरे समझ से बाहर है। लेकिन मराठों ने पोर्तुगीजों का वसई में समूल नाश नहीं किया, उनको गोवा दीव दमन भेज दिया। हाँ, और इसमें वो मैंने बताया आपको कि चिमाजी अप्पा ने एक स्पेशल टुकड़ी बनाई थी मराठों की। क्यों? क्योंकि पोर्तुगीज परिवारों के साथ सुरक्षित स्थान पे पहुंचे। बताइए। यही हमारे पूज्य सावरकर जी इसे सद्गुण विकृति कहते हैं। हैदर के विषय में अगर बात करूं तो पोर्तुगीजों ने जरूर अपनी औकात देख के गोमांतक को सुरक्षित रखने की कट कपट नीति सब अपनाई। अब पोर्तुगीजों का दुश्मन नंबर 1 तो मराठे थे, तो जाहिर है हैदर को उन्होंने नजदीक किया अपने। हैदर भी सागरी सत्ता के विषय में बिल्कुल नौसिखा अनाड़ी था, उसको भी किसी तज्ञ की जरूरत थी। इसलिए तो अभी मैंने आपको बताया बिन्नूर के पास एक बंदर भी उसने विकसित करने की कोशिश की थी। वो तो हमारे मराठे जब वहां पे गए तो उन्होंने सारा बंदर तहस नहस कर दिया, आपको याद होगा। तो हैदर भी बंदर के विषय में पोर्तुगीजों के साथ दोस्ती बढ़ाना चाहता था, सीखना चाहता था। सो हैदर ने दोस्ती बढ़ाई। हैदर का एक दूसरा इंटरेस्ट था, मलबार का व्यापार। मित्रों, अनादिकाल से मलबार से सबसे ज्यादा समुद्री व्यापार भारत का होता था और हमारे हैदर को भी उस मलबार के व्यापार में ज्यादा दिलचस्पी थी। अब एक घटना हो गई। एक सुंदरा एक छोटी रियासत थी। सुंदरा के नवाब ने पोर्तुगीजों से पंगा लिया। छोटा सा सूबा था, पोर्तुगीजों के आगे हार उसने स्वीकार कर ली। उनके सामने शरणागति स्वीकार कर ली। ना सिर्फ सुंदरा के नवाब ने शरणागति स्वीकार की, उन्हें अपना सारा राज्य भी बहाल कर दिया। बताओ, ये आज का जो फोंडा, कानकोण, सदाशिवगढ़, ये जो भाग है ना, ये सुंदरा राज्य में आता था। वैसे पहले सुंदरा हैदर ने जीता था, लेकिन ये जो अपना सारा सुंदरा प्रदेश पोर्तुगीजों के हवाले करने की घटना है सुंदरा के नवाब की, ये घटी 1764 में। अब लगने लगा कि दोस्ती के चलते हैदर इस प्रांत को छोड़ देगा, बातचीत करेगा वगैरह वगैरह वगैरह। ना, हैदर ने सदाशिवगढ़ पुनः जीत भी लिया। अंजे द्वीप एक द्वीप है यहाँ पे मित्रों। कितना होगा, 60-70 किलोमीटर होगा, लेकिन यहाँ पे ये इस द्वीप पर सामान्य भारतीय नहीं जा सकता, अलाउड नहीं है। वो पूरा द्वीप, छोटा सा द्वीप है, वो पूरा द्वीप हमारे नौसेना के पास है। तो
उस वक्त फिर अंजी द्वीप में हैदर की नौकरी करने वाले फ्रेंच ऑफिसर जो थे ना, उन्होंने पोर्तुगीजों के साथ लड़ने से पूरी तरह से मना कर दिया। क्या बात है, देख लो, ये ईसाई यूरोपियन उम्मियत आपने देखी होगी। हाँ, हम तो ये जानते हैं कि फ्रांस और इंग्लैंड में, वहाँ पे यूरोप में करार हुआ था कि भारत में हम दोनों एक साथ अब आगे नहीं लड़ेंगे, लेकिन पोर्तुगीज और स्पेन वाले, ये दोनों भी यूरोपियन उम्मियत को जागने वाले लोग दिखते हैं। तो फ्रेंच ऑफिसर ने पोर्तुगीजों के साथ लड़ने के लिए मना कर दिया। अब हैदर के पास बातचीत के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा, बताओ, क्योंकि वो पौंडीचेरी का लीली था, फ्रेंच नौसेना तज्ञ थे, उनके इंजीनियर थे पुल बनाने के लिए, वो हैदर के पास थे। अब उनको कैसे छोड़े बताइए। चल, हैदर ने बातचीत का सहारा लिया। एक पोर्तुगीज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फ्रांसिस्को जेवियर का एक पत्र है। पत्र में उसने हैदर के इस घटना के बारे में बहुत डिटेल अपने यहाँ पे पत्र में लिखा है। हैदर ने एक उल्टी चाल चली मित्रों। हैदर ने जो जीता हुआ सदाशिवगढ़ था ना, वो पुनः पोर्तुगीजों के हवाले कर दिया। बातचीत की पेशकश उसने की कि सदाशिवगढ़, उनको पूरी तरह से सदाशिवगढ़ उसने हाथ में दे दिया। अब ये पेशवा को समझा। अब पेशवा ने भी चाल चली। पेशवा ने पोर्तुगीजों को मित्र बनाने के लिए एक बड़ा प्यारा पत्र लिखा है, और उस पत्र में माधवराव ने एक लालच भी दिखाया है पोर्तुगीजों को कि भाई, मलबार में पोर्तुगीजों को जीतने के लिए पेशवा हर प्रकार की मदद आपको कर सकता है। ये हो गया माधवराव का। अब राजनीति, गंदी राजनीति देखिए। बस 4 दिन के बाद पोर्तुगीजों के पास एक और हैदर ने लिखा हुआ पत्र पहुंचा। हैदर ने भी फैजुल्ला खान के नेतृत्व में अपना सैन्य पोर्तुगीजों के मदद के लिए भेजने का उस पत्र में प्रस्ताव रखा। मुझे तो लगता है आज की जो भारत की स्थिति है ना, वही स्थिति में पोर्तुगीज थे 1769 में, क्योंकि दोनों पक्ष अपने खेमे में खींचने की, जैसी भारत को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही 1769 में पोर्तुगीजों को अपने खेमे में खींचने के लिए दोनों पक्ष कोशिश कर रहे थे। आगे फिर हैदर के कमजोरी का पोर्तुगीजों ने फायदा उठाया। पोर्तुगीजों ने पैसों की बहुत जबरदस्त पैसों की उगाई की, मुनाफा कमाया, जम के मलबार तक जम के उनके पादरियों ने धर्मांतरण भी किया है। हमारा उससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये जब भी कभी माधवराव, हैदर और टीपू, इनका संदर्भ आएगा और गोमांतक के आसपास का संदर्भ आएगा, तो हमें पोर्तुगीजों का नाम लेना पड़ेगा। वंदे मातरम।